डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ क्लासरूम सेटिंग डिसिप्लिन। कि एक बच्चे को क्लासरूम में कैसे बैठना है ताकि उसकी क्लासरूम की जो सिटिंग है वो प्रोडक्टिव बने, वो फ्रूटफुल बने, वो फ़ायदेमंद हो, उसे क्लासरूम में कुछ हासिल हो। ऐसा ना हो कि वो क्लासरूम में आता है और फिर खाली दिमाग यहाँ से चले जाता है। क्लासरूम सेटिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए कि हर रोज़ वो अपने घर जाकर ये एसेस करना चाहिए कि आज मैंने कितनी बातें अपने दिमाग में रिटेन की। ठीक है, एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हेल्दी इंटरेक्शन with the other students, with yourself and with teacher also. Unless and until जब तक कि आपकी एक हेल्दी इंटरेक्शन ना हो टीचर के साथ, अपने साथ, क्लासरूम के दूसरे क्लासमेट्स के साथ, किताबों के साथ, तब जाकर आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहले सेशन में हमने ये सीखने की कोशिश की थी, आपने ये जानने की कोशिश की थी, आपको ये बताया गया कि आप किस तरह से क्लासरूम में अपने साथ डील कर सकते हो। हाउ यू कैन डील विद योर सेल्फ, हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि पहला मरकज़ आप हैं, सीखना आपने है, सिखाना टीचर को है। लेकिन अगर सीखने वाला ही कमज़ोर है, सिखाने वाला मजबूत है, जाहिर सी बात है कि जो ये इंटरेक्शन का प्रोसेस होगा ये मुकम्मल नहीं होगा। नॉलेज जिसे देना चाहेंगे टीचर्स, वो लेने वाला जब रेडी नहीं है तो नॉलेज अपने असली मंजिल तक नहीं पहुंचता है, असली टारगेट तक नहीं पहुंचता है। तो टीचर की जो एक्टिविटी होगी वो फिर जाहिर सी बात है उसका भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टीचर जो चाहता था स्टूडेंट तक पहुंचाना वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि नॉलेज में इजाफा, स्टूडेंट के नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उस मोड में नहीं रख पाते हैं कि जिस मोड में सीखने का प्रोसेस जो है वो आसान हो। उस स्टेट में नहीं रख पाते हैं कि जिस स्टेट में ये मुमकिन हो कि टीचर जो बताए स्टूडेंट उसको अखज़ करे, स्टूडेंट उसको सीखे, स्टूडेंट उसको अपने दिमाग में रिटेन करे। तो पहला पॉइंट जो था वो हाउ टू डील विद योर सेल्फ। एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे डील करे क्लासरूम में, वो हमने बताया था। उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे, वो डिस्कस किए थे ब्रीफली। आज हम पढ़ेंगे कि एक क्लासरूम में टीचर के साथ बच्चे को कैसे डील करना है। जैसे टीचर ये कोशिश करता है कि बच्चा जो है एक्साइट हो जाए क्लासरूम में सवाल पूछने के लिए, बच्चा इंटरेस्टेड रहे क्लासरूम में, बच्चे को ऐसे एंगेज करने की कोशिश करता है टीचर कि वो जो है वो बिल्कुल अटेंटिव रहे, ताकि टीचर जो उसे बता रहा है बच्चा अच्छे से सुन पाए। तो टीचर को ये काम करने पड़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे काम करने हैं ताकि टीचर का इंटरेस्ट जो है, टीचर का जो डेडिकेशन जो है वो बरकरार रहे। अगर टीचर के इंटरेस्ट में कोई कमी हो गई, टीचर के डेडिकेशन में कोई कमी हो गई, उसका बराह रास्त इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? वही तो मैं सिखा रहा हूं आपको कि क्लासरूम में आपने डील कैसे करना है। अब मैं इंटरेस्टेड मत रहूंगा लेक्चर देने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्यों? मुझे आपकी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिला ना, तो मैं क्लास में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा ना। तो वही बात हमने सिखानी है आपको कि एक स्टूडेंट क्या करे कि टीचर डेडिकेटेड रहे, टीचर इंटरेस्टेड रहे, टीचर कंप्लीटली एंगेज रहे अपने स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट को भी कुछ काम करने हैं।
तब जाकर जो है उसका लर्निंग प्रोसेस मुकम्मल होता है, तब जाकर उसका लर्निंग प्रोसेस जो है इन द क्लासरूम वो सक्सेसफुल कहलाएगा। अदरवाइज हम उसको सक्सेसफुल नहीं। अगर आपकी क्लासरूम सिटिंग सक्सेसफुल है तो आप कामयाब हैं। अगर आपका क्लासरूम सिटिंग अनसक्सेसफुल है तो आप नाकाम हैं। आपकी सक्सेस का फैसला, आपकी कामयाबी का फैसला, आपकी नाकामी का फैसला इसी जगह पर होता है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, अगर वो बड़े साइंटिस्ट बने इसी क्लासरूम में बने, कोई बड़ा फलसफी बना इसी क्लासरूम में बड़ा, कोई बड़ा कानूनदान बना वो इसी क्लासरूम में बना, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बना वो इसी क्लासरूम की देन है। उसने भी किसी उस्ताद से बातें सीखी हैं। जब तक ना बच्चा उस्ताद की शागिर्दगी कबूल करे वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। अब अगर तारीख को देखेंगे ना, दुनिया में जिन लोगों के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं, साइंसदानों के बारे में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में, सोशलॉजिस्ट के बारे में, फिजिसिस्ट के बारे में, बायोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, बड़े किसी माहिर इंसान के बारे में आप देखेंगे कि ज़रूर उसका कोई ना कोई उस्ताद रहा है। एक ज़माना होता था तब ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी, ये ऐसे एडवांस्ड क्लासरूम्स नहीं होते थे। तब बच्चों को पढ़ाया जाता था पाठशालाओं में, तब बच्चों को पढ़ाया जाता था मकतबों में, तब बच्चों को पढ़ाया जाता था अपने घरों में। जिस तरह आप ट्यूशन करते हैं ना, पहले हम करते थे, आज तो कोचिंग सेंटर से, पहले क्या करते थे, किसी के घर में जाकर ट्यूशन करते थे। वहाँ पर एक पढ़ा लिखा आदमी आपको पढ़ाता था। तो पहले इस ज़माने में, मतलब इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम राइज था। कुछ जगहों पे यूनिवर्सिटी टाइप के इंस्टीट्यूशंस कायम थे, लेकिन ओवरऑल ऐसा सिस्टम मौजूद था। मकतबों में, छोटे छोटे पाठशालाओं में, दरख्तों के नीचे, कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर में, कहीं किसी मजहबी जगह पर जो है वो ये तालीम का प्रोसेस जो है वो आगे चलाया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था, तालीम उनको दी जाती थी, एजुकेशन उनको दी जाती थी, ठीक है। तो कोई भी साइंटिस्ट रहा है बगैर उस्ताद के नहीं रहा है। उसे किसी न किसी शागिर्दी, किसी न किसी उस्ताद की शागिर्दी कबूल करनी पड़ी है। आप अगर अफलातून को, अरिस्टो को देखेंगे, एरिस्टोटल को देखेंगे, उसका उस्ताद कौन था? अफलातून जिसे कहते हैं। आप भी कहते हैं आमतौर पर बड़ा अफलातून बना है, इसका मतलब अफलातून एक नाम है, एक जीनियस पर्सनैलिटी थी। लेकिन उसका जो शागिर्द था एरिस्टोटल, बड़ा अरिस्टो बना है। एरिस्टोटल भी एक जीनियस पर्सनैलिटी थी। आप साइंस लीजिए, एरिस्टोटल का नाम पढ़ना है। आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, एरिस्टोटल का नाम पढ़ना है। आप सोशियोलॉजी लेंगे, एरिस्टोटल का नाम पढ़ना पड़ेगा। आप बॉटनी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल का नाम पढ़ना है। आप ज़ूलॉजी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल का नाम पढ़ना है। आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल का नाम पढ़ना है। हर फील्ड में उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन उसका भी एक उस्ताद था जिसको हम अफलातून कहते हैं। उसके पहले प्लेटो था, उसका भी एक उस्ताद था जिसे सुकरात कहते हैं, सॉक्रेट्स। बड़ा फलसफी, बड़ा दाना बिना आदमी, बड़ा अक्लमंद, ठीक है। आज उनकी मिसालें दी जाती हैं। उसी तरह से आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं, सुना है आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन? उसका भी एक उस्ताद रहा है, हरमन जिसका नाम था, ठीक है। कोई भी आदमी आप लेंगे उनका कोई ना कोई उस्ताद रहा है। आपने इमाम अबू हनीफा का नाम सुना है? उसका भी उस्ताद रहा है। इमाम शाफी का नाम सुना है? उसका भी उस्ताद रहा है। आपने सीवी रमन का नाम सुना है? उसका भी उस्ताद रहा है। कोई भी आप बड़ी पर्सनैलिटी जिनको आप मानते हैं या हम मानते हैं, कोई ना कोई उस्ताद उनका रहा है, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला केमिस्ट जाबिर बिन हयान कौन था? जाबिर बिन हयान, उसका भी उस्ताद था। इमाम जाफर उसका नाम था। आर्यभट्ट का नाम सुना है आपने?
आर्यभट्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? उसने क्या किया था? जीरो डिस्कवर किया था। उसका भी एक उस्ताद था। दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज बनाने का जो काम किया था वो किसने किया था? नहीं, वो तो बनाया उन्होंने। सबसे पहले जिसने कोशिश की, जिसने उड़ना, जिसने लोगों को बताया कि इंसान भी उड़ सकता था, अब्बास बिन फ्रेस उसका नाम था। क्या नाम था? उसका भी एक उस्ताद रहा है। एल बेरूनी का नाम सुना है, जो इंडिया भी आया है? एल बेरूनी, उसका भी उस्ताद रहा है। एविसिना का नाम सुना है आपने? उसका भी उस्ताद रहा है। आप कितने में नाम लूंगा, अगर आप सर्च करेंगे, हर एक का एक सक्सेसफुल उस्ताद रहा है, तब जाकर वो कामयाब रहे। उन्होंने, अल्लामा इकबाल का नाम सुना है आपने? उसका भी उस्ताद था। कौन? पहला उस्ताद उसका बाप था। आज तो बाप जो होते हैं ना, पेरेंट्स, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली ही नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं, बच्चों के उस्ताद बने। वो कहते हैं जाने टीचर स्कूल में, जाने हमारा बच्चा बस। वरना पहले जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, उनका पहला उस्ताद उनका बाप या उनकी माँ हुआ करती थी। उसका पहला उस्ताद जो था उसका अपना बाप, फिर थॉमस आर्नल्ड, फिर बहुत सारे बाकी लोग जिन्होंने उसे पढ़ाया। फिर वो बहुत बड़ा फ़लसफ़ी बन गया, बहुत बड़ा शायर बन गया, बहुत बड़ा आलिम बन गया। ठीक है? तो हर एक का, आपने रविंद्रनाथ का टैगोर का नाम सुना है? उसका बाप उसका उस्ताद था, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है? तो बड़ी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि जहाँ से आपको ये अंदाज़ा होगा कि कोई भी बड़ा आदमी रहा है इस तारीख में, महान आदमी जो रहा है, उसका कोई ना कोई उस्ताद रहा है। उस्ताद होने का मतलब यह है वो उसने क्लासरूम अटेंड की है। क्लासरूम अटेंड करने का मतलब यह है कि उसने अपने टीचर से कुछ सीखा है, उसने टीचर के साथ एक डीलिंग की है। उसी डीलिंग के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। अगर वो डीलिंग कामयाब है तो आप सक्सेसफुल है। अगर टीचर के साथ आपकी डीलिंग कमजोर है, जैसा कि मैं देखता हूं, है ना, तो फिर आप नाकाम हैं। चीजें आप सुनते हो और उनको भूल जाते हो। यह भी एक डीलिंग का एक बहुत बड़ा नक्स है। हमारी जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन नाकाम क्यों होती है? इसमें रेसिप्रोकल प्रॉब्लम होती है। उसमें हम दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टीचर भी रेस्पॉन्सिबल होता है, स्टूडेंट भी रेस्पॉन्सिबल होता है। हम आमतौर पर कहते हैं कि टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चों को भी बताया जाए कि आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उनके वालिदैन को बताया जाएगा कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। आमतौर पर कहते हैं सैनिस बच्चा टीचर ही पढ़ना बहुत जो होती, सुनते हो ना आप? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आमतौर पर सोसाइटी में यही मफरूजा कायम किया जाता है, बच्चों को उस्ताद और उस्ताद को ही कोसा जाता है। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय यह है कि कुछ जिम्मेदारियां स्टूडेंट्स की भी हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह बिल्कुल मतलब मानने वाली है कि वो जिम्मेदारियों से आगाह करने का काम किसने करना है? टीचर ने करना है। टीचर की जो बात आप सुनेगी उस पर अमल करना है। दैट इज वही है कि आप जिम्मेदारी से आगाह किए जा रही हो। आपने टीचर की बात को लाइटली नहीं लेना है कि बस टीचर ने बता दिया, मैंने सुन लिया, बात खत्म। नहीं। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपने बड़े केयरफुली, बड़ा सीरियसली टीचर की बात को सुनना है। आपको कितनी बार कहा जाता है ये करो, वो ना करो, ये करो, इस तरह चलो। क्या आप ये कोशिश करते हैं? क्या आप अमल करने की कोशिश करते हैं? वही कौम दुनिया में कामयाब होती है जो अमल करती है। वही मुल्क तरक्की करता है जो कुछ करता है, प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करता है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता है, वो बच्चा तरक्की नहीं कर पाता है, वो स्टूडेंट दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है जो काम करने का ढंग न जाने, जो एक्टिव ना हो, जिसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम ना हो। लाइटली नहीं लेना। इसलिए किसी आदमी ने कहा है कि सीरियसनेस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंसान जितना संजीदा होता है वो उतना काबिल होता है। और रिलैक्टनेस
मतलब जो जितना सुस्त होगा, जो जितना ये काहिली का शिकार होगा, रिलक्टेंट होगा काम करने में, बेहिस होगा काम करने में, दैट इज द साइन ऑफ हिज और हर डलनेस। इसका मतलब वो असल में डलनेस का निशान है, वो सिम्पटम है कि यह आदमी डल है, ये कुछ कर नहीं सकता है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं दुनिया में, जिन्होंने नॉलेज हासिल किया है, उन्होंने क्लासरूम अटेंड किया है। अब मैंने ये भी आपको बताया कि पहले ऐसा नहीं होता था सिस्टम, या इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती थी कि आपने क्लिक नहीं किया वहीं किताब भी आ गई, वहीं पूरा मजमून, ऐसे आर्टिकल सब सामने आ गया, आपने देख के पढ़ा, किताब पे, कॉपी पे, नोटबुक पे लिख लिया। एक ज़माना ऐसा था कि लोगों को 1000 मील चल के कोई बात सीखने के लिए जाना पड़ता था। कितना? 1000 मील, एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ता था। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि इल्म जो है ये पाकीज़ा चीज़ है, ये उन्हीं लोगों के दिल में उतरता है जो पाक लोग होते हैं। मैं अभी इमाम शाफी की बात कर रहा था, जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे दिया, दैट इज़ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। किसका कॉन्सेप्ट दिया? कानून बनाने का तरीका, कानून किस तरह बनाया जाना चाहिए, उसके उसूल और उसके ज़वाबित और उसके प्रिंसिपल्स उसने मुरतब किए। ठीक है, समझे आप मेरी? दुनिया का सबसे पहला आदमी, इसीलिए उसको कहते हैं फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। वो अपने मुतालिक कहते हैं कि उनसे एक बार किसी ने, वो गरीब था, क्या था वो? गरीब था। बाकी ने तो गरीब है यार, मजदूरी कर, वो कर, ये कर, छोड़ दे। माँ ने भी कहा तू उधर स्कूल जाता है, वो मदरसे जाता है, मकतब में जाता है, मस्जिद में जाता है सीखने के लिए, तो छोड़ दे ये काम, इससे थोड़ा रोज़ी रोटी मिलेगी। लेकिन उसने भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, उसने नॉलेज हासिल किया, लेकिन उसकी बात जो थी, वो जब कुछ सुनता था, उसके पास कोई कागज़ पेन भी नहीं होता था, उसके पास ये कागज़ नहीं होता था बेचारे को लिखने के लिए। फिर वो क्या करते थे? वो इस पे लिखते थे। किस पे? हाथ पे। जिसको कुछ सीखना होता है ना, वो देखो कैसे कैसे तरीके अपनाता है, क्योंकि उन्हें नॉलेज की कदर थी। क्या थी? एक बात सुनने के लिए वो एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में पैदल जाते थे। और वो कहाँ रहते थे? सहरा में, रेगिस्तानों में रहते थे, उन्हीं इलाकों में रहते थे। वो सहरा, रेगिस्तान का सफ़र उन्हें करना पड़ता। आज तो हवाई जहाज़ हैं, आज तो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आज तो इंटरनेट फैसिलिटी है। तो उसे किसी ने कहा जनाब ये क्या करते हो, आपको याद रहता है? उसने कहा मुझे याद रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बात याद रहती है। उसने कहा कैसे? उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया जो आपको याद रखना है। उसने कहा कि मैंने कभी याद रखने का फन सीखो। आप, हमें चीज़ें भूल जाती हैं ना। अक्सर लोग कहते हैं हम किताबें पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है। याद रखने की कुछ टेक्निक्स भी हैं, लेकिन उस टेक्निक के साथ साथ आप अगर नॉलेज की कदर करते हैं, इल्म की इज़्ज़त करते हैं, ये इल्म आपको इज़्ज़त देगा। आप अपने इल्म को अगर अपने दिमाग में जगा देते हैं, दिमाग क्योंकि सबसे, आपके बदन का ताज क्या है? आपका सिर। आपकी पहचान कहाँ से होती है? आपके चेहरे से। इस चेहरे के पीछे क्या छुपा है? दिमाग। गोया कि आप अगर नॉलेज को अपनी पहचान बनाते हैं, नॉलेज को अपने जिस्म का ताज बनाते हैं, तो ये नॉलेज ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ताज न पहनवाए, दुनिया में आपको बाइज्जत बना के रखेगी। ये नॉलेज रखेगा आपको। ये इल्म, अगर आप इल्म की कदर करते हैं, इल्म आपको पूरी दुनिया से कदर करवाएगा। तो इमाम शाफी ने जो जवाब दिया वो आपको याद रखना है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी गुनाह की नीयत से किसी चीज़ को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इल्म जो है, ये नॉलेज जो है, ये एक नूर है, खुदा का नूर है। किसका? और खुदा का नूर गुनाहगार के दिमाग में दाखिल नहीं होता है। खुदा का नूर नाफरमान लोगों के दिलों में दाखिल नहीं होता है। इसलिए अगर तुम अच्छे बनोगे, अपने खुदा के फरमाबरदार बनोगे, पेरेंट्स के फरमाबरदार बनोगे, टीचर्स के फरमाबरदार बनोगे, ये नॉलेज आपके दिल में जगह पकड़ेगा। आप लिख के ले लो।
किस किस का फर्माबरदार बनना है? ओबीडियंट किसका बनना है? पहला खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का। दूसरा पेरेंट्स का, वालिदैन का। तीसरा टीचर का, उस्ताद का। अगर इनकी ओबीडियंस करोगे आप तो ये नॉलेज आपके दिल में आएगा। अगर इनकी ओबीडियंस नहीं करेंगे आप, ये नॉलेज आपके दिल में जगह नहीं पकड़ेगा। आप फीकी शख्सियत होंगे, फिर आप ड्राई पर्सनैलिटी कहलाओगे। ड्राई पर्सनैलिटी वो होती है जिसमें नॉलेज नहीं होता है। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर उसके बदले उसके दिलो दिमाग में क्या होगा? जहालत, इग्नोरेंस, वल्गैरिटी। अगर नॉलेज है तो वो अच्छे काम करेगा, अगर इग्नोरेंस है तो उसने बुरे काम करने। अभी मैं एक वाक्य आपको सुनाऊंगा कि नॉलेज की कितनी कदर करनी है। सोक्रेट्स का नाम आपको बताया सुकरात का नाम। बहुत बड़ा फलसफी यूनानी था वो। क्या था? यूनान का था वो। और आज से हज़ारों साल पहले वो पैदा हुआ था। 399 कबल मसीह में उसकी डेथ हुई थी। जब उसने अपनी सोसाइटी में नौजवानों को कहा कि सीखो, कायनात पे गौर व फिक्र करो, उन्होंने लोगों को सवाल करने की, क्रिटिकल थिंकिंग का आदी बनाया, सोचने का आदी बनाया। तो जो उस वक़्त एथेंस जो सिटी स्टेट थी, वहाँ उसके जो रूलर्स थे उनको बड़ा नापसंद हुआ। तो उन्होंने उसको खड़ा किया अदालत में। उन्होंने उसे एक बात कही, या तो ये काम इल्म फैलाने का, इल्म सिखाने का काम छोड़ दो, या जहर का प्याला पी लो। या सच्चाई को फैलाना छोड़ दो, नॉलेज को फैलाना छोड़ दो, स्टूडेंट्स को सिखाना छोड़ दो, ये काम करना छोड़ दो, क्लासरूम को चलाना छोड़ दो। ये तुम्हारे इतने मुतअद्दिद जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इस मुल्क में, आपके गर्विदा हो रहे हैं, उनसे किनारा कशी इख्तियार करो, उनको मत सिखाओ, या फिर ये जहर का प्याला पी लो। उसने कहा कि मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसके बदले मुझे अगर जहर का प्याला ही पीना पड़े। उसने जहर का प्याला पिया। क्या किया? जहर पिया, उसकी डेथ हो गई। आपने सुना है इसके बारे में? सुना था? ऐसे सुना है? या आर्चिमेड का नाम सुना है आपने? आर्चिमेड्स प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी पढ़ा है आपने? वो भी बहुत बड़ा आदमी था। और जब वो अपने क्लासरूम में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कमरे में कोई शक्ल बना रहा था, शेप बना रहा था, तो उसके शहर पे हमला हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? हमला जब उस पर हो गया तो वो जो फौजी उसके पास आया कि तेरा शहर ख़त्म, चल अब हथकड़ी पहन। उसने कहा छोड़ो यार, मुझे अपना काम करने दो। शहर उजड़ गया था, दुश्मनों की फौजों ने शहर पे कब्ज़ा किया था, लेकिन वो अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने एजुकेशन के साथ, अपनी तालीम के साथ इस कदर उसमें मुनहमिक था अपने काम में कि उसने कहा छोड़ो। फिर उसने उसको वहीं मार दिया। मतलब उसे मरने की भी फिक्र नहीं थी। तब जाकर आज भी 1800 साल हो गए। कितने? 1800 साल गुजरने के बाद भी उसको आज आप याद करते हो। तुम्हें और मुझे कोई याद कर सकता है? आप देखो अपने गांव में कितने लोगों को आज आप याद करते हो, 5 साल के बाद भूल जाते हो, को पता ही नहीं होता है वो कौन था, क्या था। या जो जिंदा लोग हैं उनको भी याद नहीं किया जाता है, मुर्दा लोगों तो याद करने की बात ही नहीं है ना। 1800 साल के बाद भी आज हम इसको याद रख रहे हैं। इसलिए एल बेरोनी का नाम सुना है आपने? ये बड़े लोग रहे हैं, तारीख में आप पढ़ो क्या, वो मरने के करीब था बेचारा। तो कोई आदमी उसके बाद बड़ा आलिम कोई गया, कोई जानने वाला, तो उसने बताया उसे कि जनाब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी डेथ इस हालत में हो कि बगैर कोई बात सीखने के, कि मुझे कोई नॉलेज की बात बताओ तब जाकर मुझे मौत आनी चाहिए। मतलब वो उस मरने की स्टेट को भी उसने किस में कन्वर्ट करना शुरू किया? क्लासरूम में। दैट इज क्लासरूम।
तो क्लासरूम आप ये मत रखो कि आप यहाँ आए हैं तो दैट्स योर क्लासरूम। नहीं, आप जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, उससे कोई चीज़ सीखते हो, मान लीजिए कि क्लासरूम बन गई। क्लासरूम को एक वाइडर सेंस में आप ले लें। हर जगह जहां पर आप कोई बात सीखते हो, घर में सीखते हो, तो आपका घर भी क्लासरूम है। कहते हैं माँ की गोद जो है सबसे पहला क्लासरूम है, दरसगाह है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना, माँ की कोख, माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहला क्या है? दरसगाह है, जहां से वो दरस लेता है, जहां से वो सीखता है। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो मैं आपको कुछ वाकयात सुना रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज कितना है। मैं कुछ वाकयात आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास कितनी है। मैं आपको ये बता रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर कितनी है। लेकिन अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि आपने क्लासरूम में टीचर के साथ डील कैसे करना है, ताकि आपका जो इंटरेक्शन हो दैट विल बिकम फ्रूटफुल, है ना। वरना ऐसा नहीं हो टीचर बेचारा कहता जा रहा है और वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है, और स्टूडेंट जो है कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, इसका मतलब उसके नफ्स में कोई शरारत है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट जो कहा था कि आपने अपने साथ डील कैसे करना है, अपने आप को थोड़ा पाक करना है, साफ करना है, दिमाग से गंदे ख्यालात दूर रखने हैं। अब देखो वो बच्चा अभी वो हंस रहा है, वो क्या सीखेगा? जिंदगी में सीख सकता है कुछ? ये बताओ मुझे, सीख सकता है? वो बच्चा मैं बता रहा हूं, वो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, क्या वो सीख सकता है? अब मैंने जो वाकयात आपको सुनाए ना, ये किसके लिए थे कि जनाब इंपॉर्टेंस क्या है नॉलेज की। वो लोग हजारों मील का सफर तय करते थे नॉलेज सीखने के लिए, और तुम्हें क्लासरूम में 2 फुट की दूरी से सिखाया जाता है, तुम नहीं सीखते हो, तो तुम कितने नाकाम हो फिर। इमाम बुखारी जो थे ना, इमाम बुखारी, उन्होंने 8 लाख अहदीस को जुबानी याद किया था। कितनी? कुछ कहते हैं 9 लाख। 9 लाख बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको ज़बानी याद थी। अल्लाह ने उनको इतना बड़ा दिमाग दिया था, उनकी इतनी याददाश्त तेज़ थी कि अगर उनको आप कोई पेज पढ़ के सुनाते ना उल्टा, फिर उनको बता दे पढ़ के बताओ सीधा, वो सीधा करके पढ़ते। इतना दिमाग उनका तेज़ था। लेकिन पता है वो इतने बड़े कैसे बन गए? पता है आपको? एक बार वो 1000 मील का सफ़र किया उन्होंने, 1000 नहीं 1500 किलोमीटर का सफ़र करते गए, एक मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क में गए। उन्होंने सुना था कि प्रॉफिट की कोई बात उनके पास है, क्योंकि अरब के लोग जाहिल थे ना, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं थे, वो उनको साइंस तेब वगैरह कुछ पता नहीं। उनका काम सिर्फ क्या था? भेड़ बकरियां चराना। उनके पास नॉलेज था ही नहीं। वो क्या मैथमेटिक्स जानते, वो क्या साइंस जानते, वो क्या सोशल साइंसेज जानते। तो ये उनके सबसे पहले उस्ताद कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जो बातें थी उन्होंने सीखी और उस पर उनने तरक्की की, फिर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत आगे गए वो ज़िंदगी में, उनने बहुत कुछ कारनामे किए। इसलिए मैं जो अभी नाम दे रहा था, वो फलां साइंसदान, इसने ये, वो उन्हीं से सीखा है। ये पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। प्रॉफिट की एक बात उनके लिए एक नॉलेज, उनके लिए ना, हम सब के लिए नॉलेज का एक क्या रखता है? मकाम रखता है, इल्म, एक बहुत बड़ा इल्म। तो वो उस बात को उन्हें एक आदमी के पास वो प्रॉफिट की कोई बात जानते हैं, कोई बात, अच्छी बात, वो उस अच्छी बात को सुनने के लिए 150 किलोमीटर का सफर करते पैदल। फाका भी रहे, खाने को क्या मिलता, प्यासे भी रहे। वो मत बिजनेस करते थे, उनका काम ही था नॉलेज इकट्ठा करना और हम तक पहुंचाना। वो गए, फिर दूर से देखा जिस आदमी के बारे में, उसने देखा कि वो वहां पर क्या कर रहा था। उसके सामने एक घोड़ा था, ऊंट था, सॉरी। वो ऊंट को ऐसे ना, वो अपने उसमें दामन में कोई चारा ऐसे कर रहा था कि ऊंट आए। अब ऊंट आता था, वो ऐसे खोल देता था वो अपना दामन, तो वो खुला, उस पर कुछ होता नहीं था। ऊंट को वो धोखा दे रहा था। वो वापस गए, उसने कहा मैं इससे बात नहीं सीखूंगा। उसने कहा कि जो आदमी अपने ऊंट के साथ धोखा कर सकता है, वो आदमी कभी सच्चा नहीं हो सकता है। अंदाजा करें आप कितना चल के आए थे वो, कितना
1,500 किलोमीटर। लेकिन नॉलेज की इतनी कदर थी कि उन्होंने कहा मैं ये झूठे आदमी से नॉलेज नहीं सीखूंगा। कहने एक तो देखो कितनी कीमत थी उनको, नॉलेज 1,500 किलोमीटर गए, फिर नॉलेज को कितना बड़ा मकाम देते थे वो, कि मैंने जो नॉलेज सीखना है वो ऐसा नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो ये तभी मैं आपको बता रहा हूं कि नॉलेज की कदर करो। क्लासरूम में आते हो तो टीचर के साथ डील कैसे करना है वो ज़रा सीखें आप। सबसे पहला काम आप करें जब भी क्लासरूम में आते हैं, पहले तो टीचर ने आपको ग्रीट करना है, आप भी टीचर को ग्रीट करें, अस्सलाम वालेकुम या आदाब या गुड मॉर्निंग जो आप करते हैं वैसे करें। ठीक है, करेंगे आप? ये दो तरफा होता है। उसके बाद क्लासरूम में जब टीचर आपको बता रहा है कोई बात, तो आपने बड़ा केयरफुली, टीचर को लगना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट जो है वो मेरी तरफ बड़े ध्यान के साथ सुन रहा है। टीचर का इंटरेस्ट एरोज होता है, टीचर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, वो ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाना शुरू कर देता है। तो क्लासरूम में पहला अटेम्प्ट आप क्या करेंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त करेंगे। आप बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं आपने एक पोस्चर ऐसा रखा है कि टीचर दाखिल होते ही यार ये इंटरेस्टेड नहीं है, टीचर भी खुद बेचारा इंटरेस्ट उसका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इफेक्ट। क्या कहते हैं? जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, है? मैं जैसा करूंगा और मैं टीचर हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे ही आपके साथ टीचर को भी एक्टिव रहना है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी एक्टिव रहना है। तो बॉडी लैंग्वेज का दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। क्लासरूम में आप ऐसे रहें कि आप बिल्कुल चुस्त हैं, आप केयरफुली अपने टीचर की बात सुनने के लिए रेडी हैं, तो टीचर जो है इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाना शुरू करता है। प्रॉपरली बैठना है, अटेंटिवली सुनना है, क्योंकि जितना आप अटेंशन के साथ सुनेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं, उतना ज़्यादा आप आगे पहुंचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपने क्या करना है, आपने देखो अवॉइड टर्निंग while you are in the class, while you are dealing with your teachers in the classroom। टर्न नहीं करना है। आप बैठे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी उसको इशारा कर रहे हो, कभी इसको इशारा कर रहे हो, कभी एक को यहाँ कह रहे हो इधर देखो, कभी दूसरे को कह रहे हो। इसका मतलब आपका अटेंशन पूरा नहीं है। अटेंशन डेफिसिट इसको कहते हैं। जब अटेंशन डेफिसिट का इंसान शिकार होता है या कोई स्टूडेंट शिकार होता है, वो कभी सीख नहीं सकता है। या आप च्युइंग गम चबा रहे हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन च्युइंग योर गम, इट मीन्स आपके इंटरेस्ट का आधा हिस्सा किस में चले जा रहा है? यही टर्निंग में, गॉसिपिंग में, च्युइंग में, इधर उधर देखने में। तो ये करते करते आपका फिर 5% क्लास में इंटरेस्ट रहता है, नहीं, आप कुछ सीख नहीं सकते। आपको क्लासरूम में अगर कुछ सीखना है तो 90% से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको टीचर के साथ होना चाहिए। आपको टीचर के साथ ऐसा डील करना है, फिर टीचर आपको कुछ देगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है क्लासरूम में। टर्निंग, गॉसिपिंग, ठीक है, चैटिंग, एक के साथ भी चैट, दूसरे के साथ भी चैट, फिर इधर उधर देखना, मुस्कुराना, हंसना, ये फजूल के काम है। और फजूल काम करने वाला इंसान खुद फजूल ही होता है। वो ना घर का होता है ना सोसाइटी का रहता है। तीसरा मैंने जो कहा अभी भी, लेकिन चौथा पॉइंट क्वाइट बॉडी लैंग्वेज आपने इस्तेमाल, बॉडी आपकी होनी चाहिए बिल्कुल खामोश, चुस्त है। कोशिश आपको करनी है खुद से अपने अंदर कोई तब्दीली, कोई जज्बा पैदा करना है कि आज मैंने ये चीज़ सीखनी है और आज तक मैं नहीं सीख पाया, लेकिन आज मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, ये बाद में सीख के रहूंगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद जो टीचर आपको कह रहा है आप उसको फॉलो करेंगे। टीचर कह रहा है लिखो, लिखना है। टीचर कह रहा है मत लिखो, सुनो, समझो, समझो। टीचर कह रहा है मत लिखो, आप लिख रहे हैं, बस। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही थी वो ढीली पड़ गई है, वो टूट गई। ठीक है, जो लिंक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान था वो कट गया। जो टीचर स्टूडेंट को दे रहा था, एक तार थी बीच में, वो दे रहा था, वो तार कट गई। अब जाहिर सी बात है, टीचर तो दे रहा है, आधे रास्ते में ही जाया हो रहा है, क्योंकि उसकी तार का डायरेक्शन कहीं और की तरफ चले गया।
तो टीचर को एंगेज करने के लिए, बेहतर से उसके साथ डील करने के लिए आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मतलब आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मान लीजिए कि मैं अगर यहां चल रहा हूं ना, आप इस तरह फील करने चाहिए कि अगर टीचर आपको कह रहा है ऐसे हाथ को कर रहा है ना, आप भी झूमने चाहिए उसी तरह। जो टीचर की बॉडी लैंग्वेज होगी, जो टीचर कर रहा है ना, आप उसी के साथ वही, मतलब इतने आप टीचर के साथ कनेक्टेड होने चाहिए कि आप भी वो खुद वैसा कुछ करेंगे। लेकिन ये एक दिन में ऐसा नहीं होता है, ये दो तरफा प्रोसेस है, ये एक तरफा बात नहीं है। एक दिन में ये चीज नहीं सीखते, इसकी आपको आदत डालनी है। क्या करना है? तो ये बात चौथी बात थी। और जो बात, अब टीचर ने आपको मौका दिया, टीचर ने आपको एक 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दिया कि आप किसी बच्चे को सवाल करना है, करें। आपको अगर मान लेते हैं कोई बात समझ में नहीं आई, जो चीज आपको कुड़ती है, जो चीज आपको खटकती है दिमाग में, आपको मान लीजिए टॉपिक ही समझ नहीं आया कि मैंने अगर मोमेंटम पढ़ाया कि व्हाट डज इट मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मोमेंटम है क्या चीज। आपने सर से पूछना, सर प्लीज मेरा एक सवाल था। मेरा सवाल बड़ी इज्जत के साथ करना है ना, सवाल बड़ी रेस्पेक्ट के साथ करना है, बड़े ही मैनर्स में, है ना। आपने कहा सर मेरा एक सवाल था, सर आपने जो टॉपिक पढ़ाया वो टॉपिक का मुझे माना समझ में ना आ रहा है, कि इसको थोड़ा आप सिंपल टर्म्स में मुझे समझाएं, आम कोई मिसाल सी देकर, जो मिसाल मैं आमतौर पर समझ सकता हूं, है कोई ऐसा इवेंट कोड करके जिसको मैं देखता रहता हूं, ताकि मैं मोमेंटम को समझ जाऊं। तो बता देगा, मोशन समझ में नहीं, वो एग्जांपल देगा, टीचर आपको सिखाएगा। तो आप क्वेश्चन करिए। फिर उससे बड़ा लेवल किसी का है, उसने सीखा बहुत कुछ है, उसके कुछ पॉइंट्स नहीं सीख पाया, टीचर से आप कहें सर मैं आई हैव क्वेश्चन, मैं आई आस्क यू क्वेश्चन सर प्लीज़, मैं कोई सवाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप सवाल करें। सवाल करना भी टीचर के साथ हेल्दी डीलिंग का एक मजहर है, ठीक है। उसके बाद नेवर आर्ग्यू विद योर टीचर इन द क्लासरूम, डिस्कस। कोई बच्चे होते हैं ना क्लासरूम में, मतलब उनको ये गुमान होता है वी आर ब्रिलियंट, वी आर सुपीरियर टू अदर देन अदर स्टूडेंट्स, वी आर सुपीरियर टू अदर स्टूडेंट्स, इवन वी आर सुपीरियर टू आवर टीचर्स आल्सो। ऐसा होता है, ऐसी कुछ शिकायत होती है, मैं बहुत कुछ हूँ ऐसा। यहाँ तो हमारे स्कूल में तो मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन बाहर कुछ शिकायत मुझे सुनने को मिली। कुछ बच्चे होते हैं वो समझते हैं मैं बहुत बड़ा बाप का बेटा हूँ वगैरह, तो आर्ग्यू करने लगते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। कभी अपने टीचर के साथ बहस मत करो, फ्रूटफुल डिस्कशन करो। सर मेरा ये नुक्ता है, सर मेरा ये ओपिनियन है, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पहले काम करना है। सर फिर क्लासरूम में डिस्कशन होती है टीचर के साथ, फिर नए नुक्ते आते हैं, फिर नए पॉइंट्स आते हैं, नए ख्यालात आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेकिन ये काम ऐसे नहीं होता है। एक मजदूर घर में बैठेगा बेचारा दिन भर, वो कहेगा शाम को मुझे 500 रुपया मिलेगा, कोई देगा उसे? जब तक नहीं बेचारा उठेगा, जूता पहनेगा, हैं, कुदाली उठाएगा, घर से निकलेगा, मैदान या खेत में जाएगा, वहां उधर पत्थर उठाएगा या पत्थर तोड़ेगा या मार तोड़ उठाएगा, है, पसीना बहाएगा, तब जाकर उसे 500 मिलेगा। तो क्लासरूम में आने के बाद कोई चीज 500 क्या है, यहाँ दिहाड़ी आपकी पता है क्या है? यहां भी आपको दिहाड़ी मिलती है, ये नॉलेज। ये वो दिहाड़ी है जो उम्र भर के लिए आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगी, ठीक है। ये ऐसा वेज आपको मिलता है यहां पर, क्लासरूम वेज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम वेज हासिल करने के लिए आपने मेहनत करनी है। वही हो तो स्टूडेंट क्लास में फिर कोई आप एक्टिविटी शो नहीं करोगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आपको यह करना है, ये करना है, वो आप कुछ नहीं करोगे। आप कहोगे मैं टीचर जो बता रहा है वो दिमाग में सीधा उतरेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई मतलब कोई टेक्निक ऐसी नहीं है। कोई चीज़ ऐसे हासिल मेहनत कर। ग्वालोद से बच्चियाँ आती हैं, ग्वालोद से 20 किलोमीटर टॉप से 20 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, वहां से पैदल धूप में आती हैं बेचारी, अरे है ना, आती हैं यहाँ क्लासरूम में, फिर मेहनत करती हैं तब सीख पाती है। नहीं आती तो कैसे सीख पाती? ये मानियना से आती है, 5 किलोमीटर दूरी से आती है,
नहीं आएगी तो सीख सकती है, तुम सीख सकते हो, आप सीख सकते हो, है ना। तो आपको सीखने के लिए क्या करना जरूरी है, क्या जरूरी है, स्ट्रगल, हार्डवर्क, मेहनत, ये चीजें सीखने हैं। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है, ये आपकी लिप सर्विस जो है ना, आप जो मैंने कहा क्या करना है, स्ट्रगल। अगर आप जोर से बोलोगे स्ट्रगल, इसका मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरी इस क्लासरूम में। क्या करना होगा, ये भी एक चीज है। जब टीचर का भी इंटरेस्टेड रहता है, जब टीचर बता रहा है आपको, बेटा क्या आप बता रहे, सर मोमेंटम, सर ग्रेविटेशन, आप सब बच्चे मिलके जवाब देते हो, टीचर का इंटरेस्ट बढ़ता है, टीचर और बहुत मेहनत करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या करना है, काश काशुन देवन, काश योड़ वचन, काश होड़ वचन, कोई इधर देख रहा है, किसी को नींद आ रही है, उससे फायदा नहीं है। मैं एक बार और बताऊंगा, टीचर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर योर डिग्रेडेशन, यू आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा रेस्पॉन्सिबल आप हैं। मैंने पहले सेशन में कहा था हाउ टू डील विद योर सेल्फ, अपने आप को कैसे डील करना है क्लासरूम में, नहीं करेंगे टीचर के साथ डील करना। पहला ही स्टेप जब नहीं होगा, दूसरा स्टेप आपको फिर क्या करना है वहां। तो ये ने पन्निस पाना डील करना, आप बताओगे टीचर के साथ डील करूंगा, ऐसे मुमकिन है जनाब। पहला स्टेप है ये कि आप अपने साथ अच्छे से डील करो, फिर दूसरा स्टेप है आप टीचर के साथ। पहला स्टेप क्लासरूम में आपका यह है डीलिंग विद योर सेल्फ, दूसरा स्टेप फिर आप चढ़ सकते हो टीचर के साथ डील करना है, तीसरा स्टेप फिर किताबों के साथ डील करना है, चौथा स्टेप है फिर अदर स्टूडेंट्स के साथ डील करना। ठीक है, ठीक है, अब बता, मैंने कहा ठीक है, यस सर, यार जोर से बोलो, यस सर, यास रशन नंदर जीवन। और उसके बाद आप ये करेंगे, हमेशा आप जो भी पढ़ते हो ना, फिर उसको उन पॉइंट्स को खुद से, आपने मान लीजिए मैंने एक टॉपिक पढ़ा लिया आपको बोर्ड पे, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, खुद से आप किताब उस तरफ रखें, आप देखें कि मेरे दिमाग में कितनी चीजें बैठ गई। जो भी कुछ मान लेंगे कि आपने गलत तरीके से समझा होगा, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन आपको जो कुछ समझा है ना, अनपढ़ अंदाज में भी अगर समझा होगा ना, एक आम आदमी की तरह, उसको भी लिख लो, उर्दू में लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेकिन लिख लो कि मैंने आज पढ़ा मोमेंटम। सर ने पहले डेफिनेशन बताई मोमेंटम की, लिखो डेफिनेशन, और डेफिनेशन याद नहीं रखो, सिर्फ लिखो डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट सर ने बताया कि मोमेंटम के क्या क्या एप्लीकेशंस है, आप लिखो एप्लीकेशंस। ठीक है, सर ने आज बताया सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, उर्दू में ही लिखो, लेकिन लिखो आप उस नॉलेज को जो आपने यहां सीखा उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। जब ये ऑर्गेनाइज आप करोगे तो टीचर के साथ उसका क्या फायदा होगा, दूसरे दिन आप जब आएंगे क्लासरूम में तो टीचर जब उस टॉपिक को छेड़ता होगा, आप वो पॉइंट्स आपको याद होंगे, है ना, मान लेते पॉइंट्स ही याद होंगे, टीचर कहेगा नहीं बच्चे ने मेहनत की है, टीचर और मजीद कुछ देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आप ऑर्गेनाइज करें, जो सीखते हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, पॉइंट्स में उसको लिखें। हमेशा गुड मैनर्स आप इख्तियार गुड मैनर्स क्लास, और फोकस्ड रहें। फोकस्ड कहते हैं कि फोकस इन क्लास इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रेटनेस। अगर आपको बड़ा बनना है ना, पहला पॉइंट फोकस, क्लास में आप फोकस्ड रहें, अटेंटिव रहें, जैसे ये रह रहे हैं वो रह रहे हैं, ठीक है, अटेंटिव रहें, न कि उधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है। तो फोकस, to remain focused means you are very near to your success, you are very near to the stage of your greatness, you will become great, but if you will remain focused। यही नहीं, घर में भी आपको बाप कोई बात कहते हैं, फोकस रहे ना जी, क्या आपने बताया, बड़े तहजीब और शाइस्तगी के साथ तहजीब याफ्ता बनने की कोशिश करें, जहालत मत अपने अंदर लाएं, वल्गैरिटी मत अपने अंदर लाएं, वो इग्नोरेंस मत अपने अंदर लाएं, शाइस्तगी इख्तियार करें। ठीक है,
और बिहेवियर जो है अपना क्लासरूम में वो बड़ा बड़ा हेल्दी बिहेवियर होना चाहिए, बड़ा अच्छा बिहेवियर टीचर के साथ भी बाकियों के साथ भी, क्योंकि कहते हैं कि आपका जो बिहेवियर क्लास में होता है दैट्स योर इंट्रोडक्शन, साइलेंट इंट्रोडक्शन कि आप क्या हैं, इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड, दैट इज साइलेंट इंट्रोडक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप किस किस्म की शख्सियत रखते हैं वो एक उसका साइलेंट इंट्रोडक्शन है, खामोश तारुफ है वो आपका उसका, ठीक है। सो ये मैं बता रहा था आपको कि दिस इज अ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, इट मस्ट बी हेल्दी, ठीक है, इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट मस्ट बी वेरी फ्रूटफुल, इट मस्ट बी वेरी डायनामिक, ठीक है, एंड इट मस्ट बी वेरी जस्ट। इंसाफ पसंदी भी इसमें इख्तियार करनी है। और इसीलिए कहते हैं एक क्लासरूम वर्क जो है वो तभी बेस्ट होता है जब वो मोनोलॉग ना हो बल्कि वो डायलॉग। मोनोलॉग मीन एक ही बात कर रहा है दूसरा सुन रहा है। क्लासरूम तभी अच्छी होती है जब वो डायलॉग बने, न कि मोनोलॉग बने, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्लासरूम वर्क्स बेस्ट व्हेन टीचिंग इज नॉट अ मोनोलॉग बट अ डायलॉग। क्या? तो ये बातें थी, आज बड़ा लंबा हो गया ये, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने अपनी क्लासरूम सिटिंग डिसिप्लिन के दूसरे एस्पेक्ट को दूसरे सेशन में आज आपने सीखा, इस दूसरे पहलू को कि हाउ टू डील विद योर टीचर, हाउ टू डील विद योर। आज क्या सीखा आपने? क्या? हाउ टू डील विद योर, अरे यार हाउ टू डील विद योर टीचर्स। पहला क्या सीखा था आपने? गीता क्या पहले में क्या पढ़ाया था मैंने? हाउ टू डील विद योर, हाउ टू डील विद योर सेल्फ। क्या बताया था? तो जोर से बोलो। हाउ टू डील विद योर सेल्फ पढ़ो, हाउ टू डील विद योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू डील विद योर टीचर्स। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।